गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सोशियो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम, नेट के एग्ज़ाम और भी जितने भी आपके सोशलॉजी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग इस नोट्स के माध्यम से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। इसे किस आधार पर विज्ञान की श्रेणी में हम रख सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने सन 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के पद से बोलते हुए कहा था कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान में होने के साथ ही उन कलाओं में भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञान से मुक्त करती है। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने उनका ये स्टेटमेंट रहा कि समाजशास्त्र का स्थान विज्ञान में होने के साथ ही उन कलाओं में भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञान से मुक्त करती है। फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है रॉबर्ट बीरस्ट्रीट साहब का, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस स्टेटमेंट के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा किसका वक्तव्य है, ऐसा कथन किसने दिया है। तो आप इस परिभाषा को ध्यान में रखना कि रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने समाजशास्त्र के स्थान विज्ञान में होने के साथ ही उन कलाओं से भी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को अज्ञान से मुक्त कराती। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रॉबर्ट बीरस्ट्रीट कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि परिभाषा की बात करें, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रकृति का सिलेबस आपके हर एक एग्ज़ाम में, मोस्टली एग्ज़ाम में रिकमेंडेड होता है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति से चूँकि ये टॉपिक से ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, तो आप इस स्टेटमेंट को, इस परिभाषा को ध्यान में रखिएगा रॉबर्ट बीरस्ट्रीट ने जो कहा था, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। परिभाषा एग्ज़ामिनर के ऊपर है, उन लोग कहाँ से पेपर सेट करते हैं, जो सिलेबस होता है उसी से सेट करते हैं। तो ये जो समाजशास्त्र की प्रकृति का जो सिलेबस है आपका, ये उसी का ही है, उसी का पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इस डेफिनेशन को आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। फिर फ्रेंड्स आता है आगे सी राइट्स मिल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। सी राइट्स मिल ने समाजशास्त्र को एक ऐसा शिल्प कहा जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सी राइट्स मिल्स ने समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा, एक क्राफ्ट का क्वेश्चन आता है, किसने समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा है या एक क्राफ्ट कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा सी राइट्स मिल साहब ने कहा है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं कि समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में किसने कहा है, शिल्प के रूप में किसने माना है? तो ऐसा किसने कहा है? सी राइट्स मिल्स ने कहा है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के रूप में अधिक विद्वानों ने बताई है, चर्चा की है, तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि विज्ञान है क्या, विज्ञान का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अगर हम विज्ञान के अर्थ और विशेषताओं को समझते चलेंगे तो हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को आगे समझने में भी सहायता मिलेगी। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमने विज्ञान की अर्थ और विशेषताओं को भी इसमें लिख लिया है, जिससे आपको बता सकें। और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट विज्ञान की परिभाषा है जो अक्सर आपके परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसी क्रम में सबसे पहले मार्टिनडेल की बात करेंगे। मार्टिनडेल कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, किसी विशेष सामग्री से नहीं। विज्ञान का संबंध पद्धति से माना जाता है, मेथोडोलॉजी से, और किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं है। इसी क्रम में पॉइंकर आते हैं। तो यहाँ पे जो मार्टिनडेल का कथन है, इसमें विज्ञान का संबंध पद्धति से है, किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं। यानी जो भी विज्ञान है वो मेथोडोलॉजी पे बेस्ड होता है, पद्धति पे बेस्ड होता है। फिर पॉइंकर के अनुसार विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बनता है।
पॉइंकर कहते हैं कि विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन जिस प्रकार ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते, तो पॉइंकर कहते हैं, हम फिर से रिपीट करेंगे इस डेफिनेशन को। पॉइंकर के अनुसार विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बनता है जिस प्रकार ईंटों से मकान, लेकिन जिस प्रकार ईंटों के ढेर मात्र को हम मकान नहीं कह सकते, ठीक उसी तरह तथ्यों के संकलन मात्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होना इसकी सर्वप्रमुख कसौटी है। तो ये पॉइंकर की डेफिनेशन हो गई। इसमें भी पॉइंकर ने भी कहा मात्र तथ्यों के संकलन को हम विज्ञान नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए विज्ञान होने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का होना आवश्यक होता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पियर्सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये डेफिनेशन है विज्ञान की, जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। पियर्सन इम्पॉर्टेंट है। पियर्सन के अनुसार विज्ञान की एकता केवल इसकी पद्धति में नहीं, केवल इसकी पद्धति में है, इसकी विषय सामग्री में नहीं। ये डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है कि विज्ञान की एकता केवल इसकी पद्धति में है, उसकी विषय सामग्री में नहीं। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 1 बाय 1 विज्ञान की विशेषताओं को देख लेंगे, जो कि अक्सर पूछता है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका आता है तो इस तरह पूछ सकता है कि विज्ञान की विशेषताएँ हो सकती हैं। तो ये हमने एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले विशेषताओं में हम देखेंगे विज्ञान की जो विशेषताओं में सबसे पहले जो विशेषता है, इसमें है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में होता क्या है फ्रेंड्स, यह विज्ञान का सर्वप्रमुख तत्व माना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का जो प्रयोग है, ये विज्ञान का सर्वप्रमुख तत्व माना जाता है, जिसके आधार पर ही किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य एक ऐसी कार्यविधि से होता है जिसमें पक्षपात रहित होकर तथ्यों का उसी रूप से अध्ययन किया जाए जैसे कि वो वास्तविक में होते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति का जब प्रयोग करते हैं तो हम किसी घटना का अवलोकन सेम उसी रूप में करें जिस रूप में वह विद्यमान है। उसे अपने मन या अपने सोच के हिसाब से हम नहीं दे सकते हैं। इसमें पक्षपात रहित होकर तथ्यों का अध्ययन करना होता है वैज्ञानिक पद्धति में। फिर ये तो था फ्रेंड्स आपका पहला। फिर दूसरा आता है तटस्थ अवलोकन। अब तटस्थ अवलोकन क्या है? अवलोकन का अर्थ पहले फ्रेंड्स डाल लीजिए कि अवलोकन का अर्थ होता है किसी तथ्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करना। कोई भी तथ्य है, कोई फैक्ट हम ढूंढ रहे हैं तो उसका एकदम सूक्ष्म रूप से हम उसका निरीक्षण करते हैं। यह निरीक्षण अध्ययनकर्ता को अपनी भावनाओं, विचारों और पूर्वाग्रहों से बिल्कुल स्वतंत्र रहकर तटस्थ रूप से अध्ययन करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है, जब भी कोई अध्ययनकर्ता होता है, वो किसी भी घटना का जब अवलोकन करता है, उसका निरीक्षण करता है, तो उसको अपनी भावनाएं, विचारों और पूर्वाग्रह से बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये हो गया तटस्थ अवलोकन। और फिर फ्रेंड्स तीसरा आता है आपका तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता प्रत्येक तथ्य का सावधानी से विश्लेषण करके उन्हें समान प्रकृति वाले अनेक वर्गों में इस तरह विभाजित करना है जिससे तथ्यों की अनेक श्रेणियों का निर्माण हो सके। इस वर्गीकरण का उद्देश्य तथ्यों की विभिन्न श्रेणियों की एक दूसरे से तुलना करते हुए वास्तविकता को पता करना होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स तथ्यों का विश्लेषण। फिर फोर्थ जो है वो विज्ञान की विशेषताओं में चौथा आता है, वह है क्या है का वर्णन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, क्या है का वर्णन। विज्ञान का संबंध केवल वास्तविक तथ्यों की व्याख्या करना ही बस नहीं होता है, या किसी कल्पना अथवा आदर्श को महत्व नहीं देता। इसका संबंध क्या होना चाहिए से नहीं है, बल्कि यह तथ्यों की विवेचना उसके यथार्थ रूप में करता है। यह तथ्य चाहे अच्छा हो या बुरा। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान का संबंध वास्तविक तथ्यों की व्याख्या करने से है, और इसमें किसी आदर्श या कल्पना को महत्व नहीं दिया जाता।
इसमें मेन क्या है का वर्णन होता है। फिर आता है कार्यकरण का संबंध। आपका 5वां पॉइंट है कार्यकरण का संबंध। विज्ञान अक्सर यह जानने का प्रयत्न करता है कि कोई घटना किस रूप से घटित हुई है, किन कारणों से घटित हुई है तथा विभिन्न क्षेत्रों में जो उस घटना का प्रभाव क्या पड़ रहा है। कहने का अर्थ फ्रेंड्स ये है कि विज्ञान कारण और प्रभाव के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। फिर आता है छठा जो पॉइंट है आपका, वो आता है सामान्यीकरण। हमें तथ्यों से जो सामान्य निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसके क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को ही सामान्यीकरण कहा जाता है। यदि हम सामान्यीकरण को और अलग शब्दों में बताना चाहें तो वैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है सामान्यीकरण को, जिसके आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। तथ्यों का वर्गीकरण तथा कार्यकरण का संबंध जितना यथार्थ और स्पष्ट होता है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी उतनी ही वैज्ञानिक बन जाती है। फिर फ्रेंड्स 7वां पॉइंट आता है सिद्धांतों की परीक्षा। विज्ञान का संबंध सामान्यीकरण के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों की परीक्षा और फिर से पुनर्परीक्षा भी करना है। यह कार्य बंद कार्यशाला में ही करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे समाज के खुले वातावरण में भी किया जा सकता है। फिर 8वां और लास्ट आता है भविष्यवाणी की क्षमता। भविष्यवाणी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका अर्थ यह होता है कि विज्ञान वह ज्ञान होता है जो कारण और प्रभाव का सही रूप से विश्लेषण करके भविष्य में जो भी घटना घटित होने वाली हैं उन दशाओं की ओर यह संकेत कर देता है। फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिस्थितियों का पूर्वानुमान करना विज्ञान का केवल एक सहयोगी लक्षण है, अनिवार्य नहीं। तो इस हिसाब से भविष्यवाणी विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो ये हो गया आपका विज्ञान की विशेषताएं और परिभाषाएं, जिसको आप लोगों ने अभी यहाँ पे देखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ज़रूर लिख के समझिएगा। फिर हमारे पास जो प्रश्न आता है वह यह है कि समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है। चूँकि हम समाजशास्त्र की प्रकृति का यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, तो किस तरीके से समाजशास्त्र एक विज्ञान है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी टॉपिक का मेन बेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार का एक विज्ञान है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है इसमें है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। ठीक है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। दुर्खीम कहते हैं, दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र को इस कारण एक विज्ञान मानना उचित है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित है। दुर्खीम में कहते हैं कि समाजशास्त्र को हम इस कारण एक विज्ञान मानना उचित समझते हैं या विज्ञान मानना उचित है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। फिर तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें विभिन्न प्रविधि टेक्निक्स के द्वारा सामाजिक तथ्यों का उनके यथार्थ रूप में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐसे अवलोकन में अध्ययनकर्ता अपने विचारों अथवा पूर्वाग्रह का उनके कोई महत्व नहीं होता। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन वह प्रमुख टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा तथ्यों के उनके एक्चुअल रूप में ही देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से किए गए अवलोकन से जो तथ्य प्राप्त होता है उसकी सहायता से किसी भी समस्या अथवा व्यवहार की वास्तविकता को समझना संभव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञान है जानने के लिए इसका दूसरा पॉइंट है तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। तो समाजशास्त्र की जो घटनाओं का अध्ययन होता है उसमें तथ्यों का तटस्थ अवलोकन किया जाता है। फिर समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण किया जाता है। समाजशास्त्र में थर्ड पॉइंट पे हैं हम लोग, समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण किया जाता है। समाजशास्त्र संबंधित अध्ययन तथ्यों के निरीक्षण तथा उनके संग्रह मात्र तक सीमित न होकर उनके विश्लेषण और वर्गीकरण से भी संबंधित होता है। तात्पर्य कहने का है कि अवलोकन के द्वारा जो भी तथ्य हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं,
उन्हें विभिन्न वर्गों में इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे एक एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों का समावेश हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए लेंगे, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो विवाह विच्छेद का एग्जाम्पल लेंगे, विवाह विच्छेद का एग्जाम्पल लेंगे कि विवाह विच्छेद के सभी कारणों को ज्ञात करके समान कारणों को एक वर्ग में रखकर यह ज्ञात किया जाता है कि किसी समूह में विवाह विच्छेद का सर्वप्रमुख कारण कौन सा है। तो ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है। फिर फ्रेंड्स आता है समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है, कभी भी आता है कि समाजशास्त्र में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि समाजशास्त्र में वर्णन किया जाता है क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे, क्यों। तो उसमें आप बताएंगे क्या है का वर्णन किया जाता है। तथ्यों को उनके, फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है जो समाजशास्त्र में पूरी तरह विद्यमान होता है। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं को ठीक उसी रूप में देखना होता है, न कि उस रूप में जैसा कि हम देखना चाहते हैं। कहने के लिए एक उदाहरण के लिए हम बाल अपराध के उदाहरण से फ्रेंड्स आपको समझाना चाहेंगे कि यदि हम बाल अपराधियों की स्टडी करते हैं तो हमारा एम होता है बाल अपराध से संबंधित केवल वास्तविक तथ्यों को ही प्रस्तुत करना। हम यह नहीं कह सकते कि बाल अपराध होना चाहिए अथवा नहीं, अथवा यह कि बाल अपराध ना होते तो समाज कितना अच्छा होता। इस प्रकार आशय यह है कि समाजशास्त्र में व्यक्तिगत विचारों अथवा आदर्श कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं कार्यकरण के संबंध का स्पष्टीकरण। प्रत्येक सामाजिक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रकृति को देखने के बाद उसे उसी रूप में छोड़ नहीं देता, बल्कि उसके कारणों को ढूंढने का प्रयास करता है कि ये घटना किन कारणों से घटी है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार हमारी कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक, भ्रष्टाचार या रूढ़िवादिता, ये दोनों एक विशेष सामाजिक समस्याएं हैं। एक समाजशास्त्री केवल इन समस्याओं की प्रकृति की ही स्टडी नहीं करता, बल्कि वह यह भी ज्ञात करता है कि ये जो विशेष समस्या है वो किन कारणों से उत्पन्न हुई तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को उस समस्या ने किस रूप में और किस सीमा तक प्रभावित किया है। तो ये था कार्यकरण के संबंध का स्पष्टीकरण। फिर आता है छठा पॉइंट जो है, समाजशास्त्री सिद्धांत परीक्षा व पुनर्परीक्षा के योग्य है। किसी भी विज्ञान में, इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, कोई भी विज्ञान होता है, किसी भी विज्ञान की बात की जाए, किसी विज्ञान में सिद्धांतों की जो सत्यता प्रमाणित करने के लिए उनकी पुनर्परीक्षा आवश्यक होती है। यदि पुनर्परीक्षा के बाद भी कोई सिद्धांत सही प्रतीत होता है तभी हम उसको वैज्ञानिक सिद्धांत कह सकते हैं। इस आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसके सिद्धांतों की किसी भी समय परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। अब एक उदाहरण लेंगे कि समाज में, उदाहरण के लिए देखेंगे कि समाज में स्त्रियों की निम्न स्थिति का अध्ययन करके यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक निर्भरता और शिक्षा की कमी स्त्रियों की निम्न स्थिति का कारण है, तो यह इस सिद्धांत की किसी भी क्षेत्र में अथवा किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा पुनर्परीक्षा की जाती है। मतलब कि जो यहाँ पे कहने का है कि अगर स्त्रियों की निम्न स्थिति है तो इस निम्न स्थिति का कारण, तो जो स्त्रियों का समाज में निम्न स्थिति का कारण है वह है आर्थिक निर्भरता और शिक्षा की कमी। ठीक, तो ये हो गया समाजशास्त्री सिद्धांत परीक्षा और पुनर्परीक्षा के योग्य है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की क्षमता है। समाजशास्त्र का कार्य केवल वर्तमान की घटनाओं की व्याख्या करना नहीं होकर कि वर्तमान के आधार पर भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि
यह समस्या कि यदि यह समस्या ऐसी ही रही तो पारिवारिक विघटन, सामाजिक चेतना का अभाव तथा अंधविश्वासों में वृद्धि इसके प्रमुख परिणाम होंगे। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी विज्ञान द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी सदैव सत्य नहीं होती, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे वह सामाजिक। जैसे कहने का अर्थ यह था कि स्त्रियों की निम्न परिस्थिति के आधार पर इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि यह समस्या ऐसी ही रही तो पारिवारिक विघटन, सामाजिक चेतना का अभाव तथा अंधविश्वासों में वृद्धि इसके प्रमुख परिणाम होंगे। इसके बाद भी यहाँ पे कह रहा है, यह ध्यान रखना आवश्यक है किसी भी विज्ञान द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी सदैव सत्य नहीं होती, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो। तो समाजशास्त्र की फिर लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि समाजशास्त्र में वो सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें विज्ञान का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है ना कि दार्शनिक। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे ये जो आपने देखा बहुत कुछ पॉइंट थे, जो 7 पॉइंट थे, उसमें था कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह वैज्ञानिक प्रकृति है। इस पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, रॉबर्ट बी रिस्टिट की है जो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने नोट्स में लिख लिया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत बनते हैं। रॉबर्ट बी रिस्टिट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत किए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे पहले ये बुक द सोशल ऑर्डर बुक किसकी है? द सोशल ऑर्डर बुक रॉबर्ट बी रिस्टिट की है। फिर रॉबर्ट बी रिस्टिट ने, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि रॉबर्ट बी रिस्टिट ने किस पुस्तक में समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत किए? तो ये इन्होंने द सोशल ऑर्डर नामक अपनी पुस्तक में विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति संबंधी निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। तो ये इस लाइन में आपके 2 क्वेश्चन बन जा रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, और बुक्स तो इनकी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है ये जो लाइन है। फिर इन्होंने जो निष्कर्ष दिए हैं रॉबर्ट बी रिस्टिट ने, उसे हम लोग देखेंगे। रॉबर्ट बी रिस्टिट ने कहा कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान। ठीक, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान। रॉबर्ट बी रिस्टिट कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार विज्ञान का प्राकृतिक अथवा भौतिक घटनाओं के अध्ययन से कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि एक विज्ञान के रूप में जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वो भौतिक विज्ञानों की प्रकृति से भिन्न है। इसी कारण इन्होंने समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान कहा। फिर दूसरा पॉइंट आता है, समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र में केवल क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए से इसका कोई मतलब या संबंध नहीं है। इसका अर्थ यह है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का केवल उसी वास्तविक रूप में अध्ययन किया जाता है जैसे वह घटनाएं घटी हों, चाहे वह घटनाएं अच्छी हों या बुरी हों। इसका कार्य वास्तविक तथ्यों के आधार पर पक्षपात रहित होकर निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। यह स्वयं को उचित अनुचित अथवा भले बुरे की भ्रांति में नहीं डालता। आदर्शात्मक विज्ञान सामान्यतः भविष्य की आदर्श नीतियों से संबंधित होते हैं, समाज की वास्तविक दशाओं से नहीं। इसी कारण रॉबर्ट बी रिस्टिट ने समाजशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान कहा है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। फिर आता है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, रॉबर्ट बी रिस्टिट कहते हैं व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं के वास्तविक ज्ञान के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। इस ज्ञान को उपयोग में लाना समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए भौतिक शास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि इंजीनियरिंग इसकी व्यवहारिक शाखा है जो भौतिकी के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से उपयोग करती है।
इस प्रकार समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र व्यवहारिक विज्ञान है जो इसके सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं। फिर आता है समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। रॉबर्ट बीरस्टीट का कहना है कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन, समाजशास्त्र की जो, एक मिनट फ्रेंड्स, ये वाला है, थर्ड पॉइंट पे हैं हम लोग। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र का वास्तविक अध्ययन वस्तु, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिनकी जो प्रकृति होती है अमूर्त, यानी जिसे हम देख ना सकें। दूसरे शब्द में, अर्थ में हम समझाना चाहें तो यह भी कह सकते हैं समाजशास्त्र किसी व्यक्ति या भौतिक और मूर्त पदार्थों के अध्ययन संबंधित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों के बीच जो अमूर्त संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार स्वाभाविक है जो विज्ञान मूर्त पदार्थों के अध्ययन संबंधित है उनसे समाजशास्त्र की प्रकृति भिन्न होगी, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की स्टडी करता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। फिर समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। फिर 6 पॉइंट आता है, समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रॉबर्ट बीरस्टीट ने 6 पॉइंट्स बताए हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रॉबर्ट बीरस्टीट ने समाजशास्त्र की प्रकृति को, विज्ञान के समाजशास्त्र की प्रकृति को समझाते हुए कितने निष्कर्ष दिए, तो ये 6 इन्होंने निष्कर्ष दिए हैं, 6 बातें इन्होंने बताई हैं। और इस तरह से पूछ सकता है कि किसने समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान माना है, सामान्य विज्ञान माना है, तो आप बताएंगे रॉबर्ट बीरस्टीट ने। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आता है सारांश रूप में, अगर हम बीरस्टीट, ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको हमने एक चार्ट के द्वारा बताया जिससे आपको इजी हो लर्न करने में। इसको संक्षिप्त रूप में किस प्रकार रॉबर्ट बीरस्टीट ने अपने कथन को ऐसे कुछ प्रस्तुत किया कि समाजशास्त्र क्या है और क्या नहीं है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ओके, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ओके, यह आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र तार्किक व अनुभव सिद्ध विज्ञान है। तो ये समाजशास्त्र को सारांश रूप में प्रस्तुत किया है रॉबर्ट बीरस्टीट ने और इसकी 6 विशेषताएं बताई हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रॉबर्ट बीरस्टीट का। इससे काफ़ी प्रश्न भी फ्रेंड्स आते हैं। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है आप उसे ज्वाइन कर लो, उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से मिल जाएंगे। वहाँ भी आप क्वेश्चन को देख सकते हो। वो सब एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये रॉबर्ट बीरस्टीट का हो गया। उसके बाद एक इसी क्रम में एक कथन है जो कि महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे उसे नोट कर लिया आपको बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बॉटोमोर ने कहा है, बॉटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के बीच की एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है। बॉटोमोर कहते हैं कि समाजशास्त्र प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के बीच की एक बड़ी खाई को भरने में सबसे अधिक सहायक है। तो ये कोई पूछ सकता है कि ये कथन किसका है। चूँकि ये इसी टॉपिक से है इसलिए इसको आप लोग लिख के ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का लेक्चर था, जो आज का ये जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ, ये समाजशास्त्र की प्रकृति से संबंधित थी। अब हमारा जो अगला वीडियो अब अगला जो लेक्चर होगा यूट्यूब पे वो होगा समाजशास्त्र अध्ययन के मानविकी पक्ष पे। उसमें कौन कौन से अप्रोचेज हैं वो काफ़ी, क्योंकि इम्पोर्टेंट उससे बहुत प्रश्न पूछता है, तो उस पर अगला होगा। हम लोग एक क्रम में चल रहे हैं। आपका जो भी स्टार्टिंग से लेके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो सिलेबस होता है उसमें समाजशास्त्र की उत्पत्ति है, फिर उसकी प्रकृति है, उसके क्षेत्र हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। और इसको आप लोग देख के लिख ज़रूर लीजिएगा अपनी कॉपी में और रिवाइज़ करिएगा। आज का लेक्चर देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।